जय हिंद। 12th क्लास। तो पिछले वीडियो में अपन ने कोलाइडी विलयन की विशेषताएं स्टार्ट की थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दो विशेषताएं अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ ली हैं। पहली थी ब्राउनी गति, दूसरा था विद्युत कण संचलन। अब तीसरी विशेषता है टिंडल प्रभाव या फैराडे टिंडल प्रभाव। जैसा मैंने पहले ही बोला है, मोस्ट IMP कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। टिंडल प्रभाव भी मोस्ट IMP है हमारा। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, चलिए सुनिए तो क्या होता है टिंडल प्रभाव। वैज्ञानिक थे जे टिंडल नामक के, जे टिंडल, उन्होंने ही बताया था इसके बारे में, इसीलिए उनके नाम पर है टिंडल प्रभाव। देखिए तो क्या होता है टिंडल प्रभाव। इन्होंने क्या बताया है टिंडल प्रभाव। जब एक प्रकाश पुंज को, प्रकाश पुंज मतलब जिससे लाइट निकलती हो, जैसे टॉर्च से लाइट निकलती है, टॉर्च की रोशनी की बात कर रहे हैं। तो जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है, यानी वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, टॉर्च के जो रास्ता था, रोशनी की जो रास्ता है, वो दिखाई नहीं देगा। फिर से सुन लीजिए, जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है। उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है मतलब वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब इसी तीव्र प्रकाश पुंज को एक लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तब उसका मार्ग आपतित किरण समकोण पर दिखाई देने लगता है, 90 डिग्री पर दिखाई देने लगता है। प्रकाश पुंज के मार्ग के दृश्यमान होने की, यानी दिखाई देने की, इस घटना की सर्वप्रथम व्याख्या जे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यही कारण है कि इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या है। जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इसी तीव्र प्रकाश पुंज को लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तब उसका मार्ग आपतित किरण समकोण पर दिखाई देने लगता है। प्रकाश पुंज के मार्ग के दृश्यमान होने की इस घटना की सर्वप्रथम व्याख्या जे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यही कारण है कि इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा जाता है तब उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है। लेकिन जब इसी तीव्र प्रकाश पुंज को लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तब उसका मार्ग आपतित किरण समकोण पर दिखाई देने लगता है। प्रकाश पुंज के मार्ग के दृश्यमान होने की इस घटना की सर्वप्रथम व्याख्या जे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यही कारण है कि इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, देखो अपन दैनिक जीवन में भी देखते हैं। मान लो बहुत अंधेरा कमरा बिल्कुल अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं आ रही है, बस एक ऊपर हल्का सा कहीं एक जगह पर छेद हो, छोटा सा बिल्कुल छेद, और उधर से आए सूर्य की रोशनी। जब सूर्य की रोशनी उधर से आती है तब अपना उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। वो रास्ता अपने को बिल्कुल क्लियर, रोशनी वाला रास्ता, प्रकाश पुंज का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और उस रास्ते में छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, वो होते हैं कोलाइडी कण। यानी हमारा जो ब्रह्मांड है ये एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इसमें बहुत सारे कण हैं और वो हमें कब दिखाई देता है? जब बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, पैक हो, चारों तरफ से बस एक कहीं से छोटा सा अपन रास्ता छोड़ दे सूर्य के प्रकाश को आने के लिए, तो हमें वो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो वही होता है कौन? टिंडल प्रभाव, जिसके बारे में किसने बताया है? सबसे पहले जे टिंडल ने। फिर से सुन लीजिए। जब किसी तीव्र प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो उसका मार्ग अदृश्य हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इसी तीव्र प्रकाश पुंज को लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तब उसका मार्ग आपतित किरण समकोण पर दिखाई देने लगता है। प्रकाश पुंज के मार्ग के दृश्यमान होने की इस घटना की सर्वप्रथम व्याख्या जे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यही कारण है कि इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये होता क्या है, रीजन क्या है? तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, टिंडल प्रभाव का कारण लिखिए।
या वास्तविक विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई क्यों देता है और कोलाइडी विलयन में दिखाई क्यों नहीं देता है, कारण बताइए, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए सुनिए तो रीजन क्या होता क्या है, क्यों ऐसा होता है। वास्तविक विलयन में क्यों दिखाई नहीं दे रहा प्रकाश पुंज का रास्ता, कोलाइडी विलयन में ही क्यों दिखाई देने लगा प्रकाश पुंज का रास्ता, तो उसका रीजन है। सुनिए रीजन क्या है। वास्तविक विलयन में जो कण उपस्थित रहते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन ये फिजिक्स का टॉपिक है, अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश को फैलाना, बिखेर देना। तो फिर से सुन लीजिए, तो वास्तविक विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग अदृश्य हो जाता है। वास्तविक विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग अदृश्य हो जाता है क्योंकि वास्तविक विलयन में उपस्थित कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। जबकि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। यही कारण है कि प्रकाश पुंज का मार्ग कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है और वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। कोलाइडी वास्तविक विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग अदृश्य हो जाता है। वास्तविक विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग अदृश्य हो जाता है क्योंकि वास्तविक विलयन में उपस्थित कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, जबकि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। यही कारण है कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया रीजन क्यों होता है ऐसा, टिंडल प्रभाव का कारण क्यों है, वास्तविक विलयन में क्यों नहीं दिखता और कोलाइडी विलयन में क्यों दिखता है। ठीक है, तो ये था अपना तीसरा गुण, तीसरी विशेषता कोलाइडी विलयन की। अब चौथी विशेषता है हमारे पास जिसका नाम है स्कंदन। स्कंदन या कहते हैं उड़नमान, उड़नमान या कहते हैं हार्डी सुल्ज का नियम। हार्डी ऐसे ही लिखा जाएगा, हार्डी ऐसा, हार्डी सुल्ज का नियम। ठीक है, स्कंदन या उड़नमान या हार्डी सुल्ज का नियम। चलिए सुनिए क्या होता है स्कंदन। क्या करें अगर हमारे पास कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन में थोड़ा सा भी विद्युत अपघट्य मिला दें, विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा में मिला दें थोड़ी सी भी, तो हमें अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती, कचरा इकट्ठा हो जाता है। इस घटना को ही कहा जाता है स्कंदन। सुनिए तो परिभाषा क्या है। जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिश्रित कर दी जाती है तो अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। विद्युत अपघट्य मिलाने पर होने वाली अवक्षेपण की इस घटना को, अवक्षेप प्राप्त करने की इस घटना को स्कंदन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिश्रित कर दी जाती है तब अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अतः विद्युत अपघट्य मिलाने पर होने वाली अवक्षेपण की इस घटना को ही स्कंदन कहा जाता है। तो ये थी स्कंदन की परिभाषा, ये तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। स्कंदन की परिभाषा बात कर लेते हैं उड़नमान की। ये क्या होता है, पैराग्राफ चेंज करके इसकी परिभाषा लिख देंगे उड़नमान। तो अवक्षेप कब प्राप्त हो रहा है, जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला रहे हैं। तो उड़नमान कुछ नहीं, ये विद्युत अपघट्य की मात्रा को बताता है, विद्युत अपघट्य की मात्रा को बताता है। और कैसी मात्रा को, निश्चित मात्रा को, इतना मिलाएंगे तब अपने को अवक्षेप प्राप्त होगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विद्युत अपघट्य की वह निश्चित मात्रा, विद्युत अपघट्य की वह निश्चित मात्रा जिसको मिलाने पर स्कंदन की घटना घटित होती है उसे कोलाइडी विलयन का उड़नमान कहा जाता है। सॉरी, विद्युत अपघट्य का उड़नमान कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, विद्युत अपघट्य की वह निश्चित मात्रा जिसको मिश्रित करने पर स्कंदन प्राप्त होता है, स्कंदन की घटना घटित होती है, तो उसे विद्युत अपघट्य का उड़नमान कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई उड़नमान। अब बात कर लें हार्डी सुल्ज के नियम की, हार्डी सुल्ज के नियम की, हार्डी सुल्ज की बात कर लें
तो बात हो रही विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। विद्युत अपघट्य में धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। आयनों से संबंधित ये नियम है इन्होंने, हार्डी-सुल्ज का नियम। हार्डी-सुल्ज का नियम क्या होता है वो सुन लीजिए। हार्डी-सुल्ज ने कहा, तो हमें पता है विद्युत अपघट्य में दो तरीके के आयन है, एक धनायन और एक ऋणायन। हार्डी-सुल्ज का नियम क्या कहता है? हार्डी-सुल्ज के नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता संयोजकता में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। आयनों की स्कंदन क्षमता संयोजकता में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती। देखो कैसे, मान लो ये सोडियम, हमें पता है इस पर एक धनायन होता है। टिन, इस पर दो धनायन होते हैं। और मान लो एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम पर तीन धनायन होते हैं। तो इसमें सबसे कम स्कंदन करने की क्षमता सोडियम में होगी, उससे ज़्यादा स्कंदन करने की क्षमता टिन धातु में होगी, और सबसे ज़्यादा स्कंदन करने की क्षमता एल्यूमिनियम धातु की होगी। तो इसकी सबसे कम, तो इसकी तरफ छोटा निशान, सबसे ज़्यादा इसकी, तो इसकी तरफ और ज़्यादा बड़ा निशान। तो देखिए ये 1 2 3 धनायन, यानी संयोजकता में वृद्धि हो रही है। संयोजकता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस तरफ इधर से इधर जा रहे हैं, संयोजकता में वृद्धि हो रही। जब संयोजकता में वृद्धि होगी तब स्कंदन क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। स्कंदन क्षमता में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी सबसे कम स्कंदन ये करेगा, उससे ज़्यादा स्कंदन ये करेगा, सबसे ज़्यादा स्कंदन ये करेगा। यही हार्डी-सुल्ज का नियम है। हेडिंग डालेंगे हार्डी-सुल्ज का नियम, लिख देंगे हार्डी-सुल्ज के नियम के अनुसार आयनों की स्कंदन क्षमता संयोजकता में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है। ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गया चौथा गुण विलयन का, कोलाइडी विलयन का स्कंदन या ऊर्ध्वमान या हार्डी-सुल्ज का नियम। चलिए अब इसमें लास्ट है हमारे पास, लास्ट पांचवा गुण, जिसे कहते हैं रक्षण, या कहते हैं रक्षीय कोलाइड, या कहते हैं स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या कई बार पूछिए, ये स्वर्ण संख्या बताइए। स्वर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। चलिए रक्षण की बात कर ले। रक्षण क्या है? अभी स्कंदन पड़ा था, अब स्कंदन प्राप्त नहीं होने देना, अब अवक्षेपण की घटना नहीं होनी, स्कंदन रोकना है। तो अब स्कंदन को कैसे रोकना है वो यही गुण बताता है। देखिए तो क्या होता है। तो हमारे पास दो विलयन थे, एक था द्रव विरोधी और एक था द्रव स्नेही। तो अगर हमारे पास द्रव विरोधी हो कोलाइडी विलयन और एक हो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही, तो जब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की अल्प मात्रा मिश्रित कर दी जाती है, फिर चाहे उसे उसमें कितना ही विद्युत अपघट्य मिला दें, तब भी अवक्षेप जो है, गंदगी जो है वो प्राप्त नहीं होगी। अवक्षेपण की घटना नहीं होगी, यानी स्कंदन की घटना नहीं होगी, यानी स्कंदन से रक्षा हो गई। इसीलिए बोला है रक्षण, रक्षा हो रही है, रक्षण। फिर से सुन लीजिए। तो जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की अल्प मात्रा मिश्रित कर दी जाती है, तब विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अर्थात स्कंदन से रक्षा की इस घटना को रक्षण कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए। जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की अल्प मात्रा मिश्रित कर दी जाती है, तब विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अतः स्कंदन से रक्षा की इस घटना को रक्षण कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर ले रक्षीय कोलाइड, ये क्या है? तो क्या मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। तो बस इस द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को कहा गया है रक्षीय कोलाइडी विलयन। पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, जबकि वह द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जिसे मिलाने पर स्कंदन प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे द्रव रक्षीय कोलाइड कहा जाता है। ठीक है। फिर से सुन लीजिए। जब किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की अल्प मात्रा मिश्रित कर दी जाती है, तब विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अतः स्कंदन से रक्षा की इस घटना को रक्षण कहा जाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके, जबकि वह द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जिसे मिलाने पर स्कंदन से रक्षा हो रही है, उसे रक्षीय कोलाइड कहा जाता है।
तो ये हो गया रक्षण और रक्षीय कोलाइड। अब बात कर ले स्वर्ण संख्या की। स्वर्ण संख्या को बताया है जिग्मांडी ने। जिग्मांडी ने रक्षीय कोलाइड की, किसकी? रक्षीय कोलाइड की। रक्षीय कोलाइड का मतलब है द्रव स्नेही कोलाइड। रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा व्यक्त करने के लिए एक संख्या का उपयोग किया या प्रयोग किया जिसे स्वर्ण संख्या कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि जिग्मांडी ने रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा व्यक्त करने के लिए एक संख्या का प्रयोग किया जिसे स्वर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो किसने बताया था? जिग्मांडी ने। अब होती क्या है संख्या संख्या, वो सुन लीजिए। तो स्वर्ण संख्या रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है। स्वर्ण संख्या रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसॉल 1 बिलियन होता है ये हाइड्रोसॉल, जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसॉल के बिलियन में 10% NaCl सोडियम क्लोराइड का 1 ml मिश्रित एक, और NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य है। 1 ml मिलाने पर भी स्कंदन से रक्षा करती है। देख लो क्या है, मोस्ट IMP टॉपिक है, अकेली पूछ दी जाती है स्वर्ण संख्या। टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी स्वर्ण संख्या क्या है। तो स्वर्ण संख्या के बारे में लिखेंगे कि स्वर्ण संख्या रक्षीय कोलाइड की, रटना ही पड़ेगा ये आपको थोड़ा, ठीक है, फिर से सुन लीजिए। स्वर्ण संख्या रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसॉल के बिलियन में 10% NaCl का 1 ml विद्युत अपघट्य मिश्रित करने पर भी स्कंदन से रक्षा करती है। फिर से सुन लीजिए। स्वर्ण संख्या रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसॉल के बिलियन में 10% NaCl का 1 ml विद्युत अपघट्य मिश्रित करने पर भी स्कंदन से रक्षा कर देती है। ठीक है, और मनुष्य का जो रक्त है इसकी गोल्ड संख्या का मान 0.03 होता है। मनुष्य का रक्त कोलाइडी बिलियन है और इसके गोल्ड संख्या का मान कितना होता है? 0.03। तभी तो हमारे अंदर रक्त आराम से बह रहा है। मान लीजिए अगर गोल्ड संख्या नहीं होगी तो रक्त बहना बंद कर देगा, तो हमें हार्ट फेल हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। भाई हार्ट अटैक क्यों आता है? क्या होता है जब कभी कोई नस ब्लॉक हो जाती है, कहीं पर ब्लॉक हो जाता है, रास्ता रुक जाता है, तो फिर वो रास्ता रुकने से आगे रक्त नहीं जा पाता, फिर रक्त का BP ब्लड प्रेशर पड़ता है जाकर पूरा का पूरा कहाँ? हार्ट पर। हार्ट, इसीलिए हमें क्या हो जाता है? हार्ट अटैक और मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए रक्त की बात करें तो मनुष्य के रक्त की स्वर्ण संख्या का मान 0.03 होता है। ठीक है, तो ये थे कोलाइडी बिलियन के गुण। 5 गुण पढ़े अपन ने। पहला पढ़ा था अपन ने ब्राउनी गति, दूसरा पढ़ा था अपन ने विद्युत कण संचलन, तीसरा टिंडल प्रभाव, चौथा स्कंदन, पांचवा अपन ने रक्षण रक्षीय कोलाइड, जिसमें स्वर्ण संख्या पड़ी मोस्ट IMP चंक, जिसके बारे में वैज्ञानिक जिग्मांडी ने बताया। जिग्मांडी ने रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा व्यक्त करने के लिए एक संख्या का प्रयोग किया जिसे स्वर्ण संख्या या गोल्ड संख्या कहा जाता है। परिभाषा क्या है स्वर्ण संख्या की, वो एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वर्ण संख्या रक्षीय कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसॉल के विलयन में 10% NaCl का 1 ml विद्युत अपघट्य मिश्रित करने पर भी स्कंदन से रक्षा करती है। और मनुष्य की स्वर्ण संख्या का मान 0.03 होता है। फुल स्टॉप। तो ये था कोलाइडी बिलियन के गुण जो कि मोस्ट IMP है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोलाइडी बिलियन के कुछ उपयोग देखने वाले हैं, वो भी आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ दिए जाते हैं, तो उनकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लास्ट के 1 या 2 वीडियो में अब ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाद में बात करेंगे उसके। इतना आप पढ़िए, अच्छी तरीके से याद कीजिए।